ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप फिट होंगे। और लास्ट क्लास के अंदर हम बात करें तो हमने फोर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फोर्स में लास्ट हमने क्या किया था? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे। तो सो फार अभी तक हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने देखा था, बट सेकंड लॉ को अभी थोड़ा सा और हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने फर्स्ट लॉ के अंदर एक मैथमेटिकल चीज़ क्या देखी थी, बताओ। मैंने आपको क्या बताया था? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, हाँ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है उससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी को कंटिन्यू करेगी अनटिल एंड अनलेस बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। अब मैंने आपको वो भी चीज बताई थी कि एक फोर्स नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट नेट फोर्स। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ ना कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसका मतलब ये है कि इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो है। उस केस में जिस स्टेट में बॉडी है उसी स्टेट में रहेगी, और जिस स्टेट में बॉडी रहती है, जैसे मान लो रेस्ट में है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो, बिकॉज उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तब होगा जब बॉडी पे लगने वाला एफ नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। यानी कि टोटल फोर्स जो टोटल बल है वो कितना होगा? अगर जीरो, तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो रहेगा जीरो। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। बताया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ही होता है बॉडी का जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रहा। ओके, इसके अलावा फिर हमने सेकंड लॉ देखा था। सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ में हमने एक इक्वेशन देखी थी, क्या? एक तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और इसको जब हमने सॉल्व किया था फर्दर तो F इक्वल्स टू ma। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम फोर्स का जानते हैं, F इक्वल्स टू ma। अब यहाँ पर भी आपको वो चीज ध्यान रखनी कि ये जो F इक्वल्स टू ma है, इसमें ये फोर्स एक फोर्स नहीं है, दिस इज फॉर नेट फोर्स। तो किसी भी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? उस बॉडी के मास और उसके एक्सेलरेशन के मल्टीप्लीकेशन के। क्लियर है? अभी एक्सेलरेशन बॉडी का होता है, किसी एक फोर्स का नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर सारे फोर्सेस की बात करते हैं, किसी एक फोर्स की बात नहीं करते हैं। और इस इस फोर्सेस को हम जोड़ते हैं किस बेसिस पे? वेक्टर। ध्यान रखना, जो वेक्टर लॉ हमने पढ़े थे एडिशन के, उसी के बेसिस पे हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक से, ठीक है। तो अभी मैं आपको अलग अलग ब्लॉक डायग्राम्स दिखाऊंगा। हमें उन ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर उस ब्लॉक के हमें एक्सेलरेशन बताने हैं, है ना, कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इजी से। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, ठीक है। इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? ओके, अब इसमें मैं आपको कुछ पहले से प्रोसेस बताऊं करना क्या है। सबसे पहले आप देखो बॉडी पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, बिकॉज अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या था? F नेट इज इक्वल्स टू ma, करेक्ट। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमें m तो पता है, बट F नेट हमें नहीं पता है। F नेट का मतलब क्या होता है कि अभी मैं आपको बताऊं तरीका क्या होता है। सबसे पहले इस ब्लॉक को एक पॉइंट मानो, ठीक है। सारे फोर्सेस इस ब्लॉक के इस पॉइंट पर बनाने हैं। एक यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ लग रहा है 8 न्यूटन, ठीक है। आवाज नहीं, जल्दी बैठो, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ लग रहा है 8 न्यूटन। बॉडी किस तरफ जाएगी? 10 न्यूटन की तरफ। सो हमारा F नेट भी इस तरफ होगा फॉर श्योर। बॉडी का जो नेट फोर्स है वो इस तरफ है। कितना होगा F नेट? F नेट होगा 2 न्यूटन। अब ये मैंने 2 न्यूटन जो है ये मैंने नॉर्मली एडिशन से नहीं निकाला है, ये वेक्टर के ही रूल से निकाला है, बिकॉज दोनों वेक्टर 180 डिग्री पर है। अच्छा, ये हमारे पास 2 न्यूटन है, m हमें पता है, तो क्या एक्सेलरेशन निकल जाएगा? कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/10। कितना आ जाएगा? 1/5 मीटर पर। सबको समझ में आया? तो ये अभी बेसिक से स्टार्ट किया हमने, एक बार समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज ध्यान क्या रखनी है कि जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, उसी डायरेक्शन में हमारा F नेट होता है। तो यहाँ से एक चीज क्या समझ में आई कि F नेट की डायरेक्शन और A की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। एक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट फोर्स की। अब हो सकता है वो इधर लग रहा है या फिर इधर लग रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जिस डायरेक्शन में F नेट होगा उस डायरेक्शन में हमारा A होगा, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको और थोड़ा सा हम अच्छे से और समझते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें और मैं फोर्सेस जोड़ूंगा।
ओके, आपके सामने एक ब्लॉक है 1 kg का, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F, पता नहीं कितना है, बट हमें ये पता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और वो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बताना है कि ये फोर्स कितना होगा। ओके, अब हमें ये पता है कि बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, किस तरफ मूव कर रही है, उस तरफ। इसका क्या मतलब है, इधर वाला फोर्स इस वाले फोर्स से ग्रेटर है, तभी तो बॉडी वहां मूव करेगी। ओके, एफ नेट क्या बनेगा इसमें, 100 माइनस एफ या एफ माइनस 100? 100 माइनस एफ। क्यों? क्योंकि बॉडी जिस तरह मूव करती है उधर के फोर्स ग्रेटर होते हैं, तो 100 माइनस एफ, ये हो गया एफ नेट। अब तो सिंपल है, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। हमें क्या बताना है, 100 माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम कितना है 1, ए कितना है 2, तो ये 2 हो गया, तो एफ कितना हो गया, सही है। अगर डायरेक्शन नहीं देते किस और जा रही है तो 90 और 102 दोनों ऑप्शन होंगे। कौन से? अगर डायरेक्शन नहीं देते कि ब्लॉक नहीं देंगे ऐसे, फिर पता कैसे चलेगा? तो फिर सर 108 और 98 दोनों ऑप्शन हो जाते हैं ना। नहीं, डायरेक्शन अगर नहीं पता तो अपन नहीं बता सकते ना कहाँ जा रही है। नहीं, लेकिन 102 न्यूटन, हाँ, इट कैन बी बोथ, है ना, हाँ वो हो सकता है बोथ, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक ही डायरेक्शन बदल दूं, कुछ वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस क्या बदल रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन, तो बताओ आंसर क्या होगा, 102। क्यों? क्योंकि अब ये वाला फोर्स बड़ा होगा तो एफ नेट की इक्वेशन बनेगी एफ माइनस 100 इक्वल्स टू। क्लियर है? तो धीरे धीरे हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसको और एडवांस करते चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसके वाई एक्सिस में भी दो फोर्स लग रहे हैं। लेट्स से ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2, आई डोंट नो कितने हैं, बट दो फोर्स लग रहे हैं। बट बॉडी का एक्सेलरेशन किस एक्सिस में है, किस अक्ष में उसका त्वरण है, एक्स में। तो जिस एक्सिस में एक्सेलरेशन होता है उसी के अंदर, मतलब जिस एक्सिस में एफ नेट होता है उसी में ए आता है। जिसमें ए नहीं होगा, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, जहां पर एफ नेट 0 है वहां पर ए भी 0 है। तो जब ए 0 होगा इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, बराबर है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर पूछ के बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन, दोनों दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि बॉडी का जो मोशन है सारा एक्स एक्सिस में हो रहा है, वाई में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्लियर है? हाँ सर, अगर हम किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से चलाएं तो क्या इसका मतलब उस पे फोर्स नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, यही तो लॉ है, लॉ ने यही तो बोला अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो वो उसी से चलती जाएगी। कांस्टेंट स्पीड से चलाएं तो चलाएं तो मतलब जैसे आप चला रहे हो उसको कांस्टेंट स्पीड से, हाँ, तो फिर आप लगा रहे हो ना फोर्स उस पर, फोर्स फिर एमए वाला फार्मूला तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों सर? अगर आप उस पर फोर्स लगातार उस पर आप लगा के रखे हुए हो यूं, और कंटीन्यूअस स्पीड से चल रही है बॉडी कांस्टेंट स्पीड से, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है बॉडी, नहीं अगर आप फ्रिक्शनलेस फोर्स पे लगाने जरूरत क्या है, मैं ये समझ रहा हूँ। अगर आप फ्रिक्शनलेस फोर्स, हाँ, और आप फोर्स भी लगा रहे हो तो कांस्टेंट से चलेगी स्पीड। अगर आप इसको नहीं बदलोगे तो, हाँ वही तो सर, मतलब फोर्स लगा रहे हैं हम, हाँ, और कांस्टेंट स्पीड से बॉडी चल रही है, हाँ, तो क्या उस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा? 0 तो होगा, फोर्स तो लग रहा है, बट उसका आई थिंक कोई काउंटर होगा फिर मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो ये, मतलब अगर बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है और वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, बिकॉज न्यूटन ने ये कहा था अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे चलती है तो उस पे लगने वाला एफ नेट 0 होता है, तो इसका कोई काउंटर फोर्स होगा। चलिए करते हैं इसके बारे में डिस्कस, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अभी इस पे करते हैं बात, कुछ करते हैं, इसका कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे और चलते हैं। अब अगर आपका जो फोर्स है अगर वो एंगल पर है, इट कैन बी देयर, हमेशा थोड़ी कि वो आपको एक्स और वाई में दिखेगा, हो सकता है कि वो जो फोर्स है वो कहाँ पर है, एक एंगल पर है। लेट्स से एक फोर्स लिया मैंने आपको यहाँ पर, ये फोर्स है 10 न्यूटन और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहा है बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको बताना है कि इस बॉडी पर जो एक्सेलरेशन निकालना है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब यहाँ पर आपको अगर एंगल पे दे दिया है फोर्स तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना आता है, उनको तोड़ना आता है, किसमें, कंपोनेंट में। अब बताओ इस डॉट पर ये मेरी एक्सिस है, सर इसका मास क्या है बॉडी का? हाँ, इसका 1 kg ले लो। अब इस केस में देखो ये आपका फोर्स है, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, F cos 60, हाँ, और ये वाला F sin 60, ठीक है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, तो यही फोर्स आपका F नेट है, तो F
cos 60 किसके बराबर हो जाएगा, ma के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, f cos 60 बाय m। f कितना है 10, cos 60 कितना होता है 1/2 और नीचे है 1, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो डजंट मैटर कि एंगल पर अगर फोर्स हो तो हमें क्या करना है, हमें उसको एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक कंपोनेंट और देख रहे हो जो हमने जिसके बारे में बात नहीं करी, वो जो ये वाला है, तो इसको कोई ना कोई दूसरा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है। लेट्स से यहाँ पर अगर मैं फोर्स एक एफ दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ बताओ ये एफ कितना है, तो ये एफ इसके बराबर होगा जो कि एफ साइन थीटा है। ठीक है, हाँ, वो हो जाएगा आपका 10√3/2, सो 5√3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो 10 × 5√3/2 हो जाएगा आपका 5√3। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर जो मैं फोर्सेस के नाम नहीं बता रहा हूँ, आगे जाके इन फोर्सेस के नाम हो जाएंगे। जैसे जो नीचे तरफ लग रहा है वो वेट हो जाएगा, ऊपर जो लग रहा है वो रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। तो अभी हम बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि कैसे हम इन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं फिर हम आगे चलेंगे। लेट्स अब ये ब्लॉक है, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, यहाँ 10 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पर 5 न्यूटन लग रहा है। ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है कि ये वाला एक तो फोर्स कितना होगा और बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो हमें बताना है ये एफ कितना है और ए कितना है। चलिए इसको ट्राई करें। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको 2 फोर्स दिए हुए 10 न्यूटन और, अच्छा यहाँ पर मास ले देते हैं, मास 1 kg। नेट फोर्स होगा 10 - 5√3/2। नेट फोर्स, नेट फोर्स कहाँ पूछा हमने? फिर क्या पूछा, एफ पूछा ना? एफ नेट नहीं पूछा, सिर्फ एफ पूछा। एफ बता रहा है हाँ, कितना, 10 - 5√3 होल डिवाइडेड बाय 2। 10 माइनस 5√3, यही है, हाँ, होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय और ए वही सेम सर, मास से मास तो 1 है। देखते चलो। अच्छा, पहले इसके देखो सारे फोर्सेस इस डॉट पे बनाते हैं। तो अब देखो इसका कंपोनेंट एक कहाँ होगा, ऐसे, इसका कहाँ होगा, ऐसे। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल ऊपर, इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, सही है। अब ये दोनों फोर्स का सम इस फोर्स के बराबर होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं है। अच्छा, ये वाला कितना हो जाएगा, 10 sin 60 प्लस 5 sin 30 हो गया। ये वाला फोर्स क्या होगा, 5 cos 60, ये वाला 10 cos 60। क्लियर है, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, बस हो गया। अब बताओ क्या करना है, ये दोनों का सम इसके बराबर रख देंगे तो एफ आ जाएगा। एफ कितना आ रहा है, ये कितना होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 5√3/2। तो ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया, क्योंकि ये जो फोर्स है वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं है। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस की, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो 10 cos 60 कितना होता है, अच्छा इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये फोर्स माइनस ये फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अपने 5 माइनस 5√3/2, सही है। सर वो sin 60 होगा कहाँ पे, जो आपने 5 cos 60 डिग्री लिखा है ना, सॉरी sin 30 cos 30, हाँ तो वही 30 है ना, हाँ ठीक है। तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो 5√3/2 हो गया। इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा 1 से, तो ये मेरा एक्सेलरेशन है। 10 - 5 क्योंकि एफ नेट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया स्टेज, तो यहाँ वाला फोर्स बड़ा होगा इस वाले फोर्स से, तो ये माइनस ये बराबर है में। क्लियर है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया है कि किसी भी बॉडी का हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कैसे निकालते हैं। अच्छा, अगर मोशन वर्टिकल में हो रहा होता, अगर ये बॉडी ऊपर जा रही होती तो क्या सीन होता, तो ऊपर वाले जो फोर्सेज हैं वो एफ नेट बन जाते, वो इक्वल्स टू एम ए कर देते और ये दोनों फोर्स दूसरे के बैलेंस हो जाते। बट अभी क्वेश्चन मैंने उस हिसाब से डिजाइन नहीं किया है, ये तो फिर दोनों बराबर अभी हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी आएगा। ठीक है, चले आगे। सो ये हमारा सेकंड लॉ से क्यों जुड़ा हुआ है, बिकॉज सेकंड लॉ में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब चलिए फटाफट एक बार शॉर्ट में थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं, फिर वापस हम चलेंगे ब्लॉक डायग्राम्स पर, पुली पर, है ना।
चलिए थर्ड लॉ देखते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है उसके ऊपर बात करते हैं। थर्ड लॉ क्या होता है? इसको एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं। कोई बता सकता है लॉ में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अच्छा, ये कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, लेट्स से एक बॉडी है ए, वो बी पे फोर्स लगा रही है, तो बी वापस ए पर फोर्स लगाएगी, इसको मैं लिख देता हूँ एफ ए बी, तो ये हो जाएगा एफ बी ए। यानी कि अगर आप बी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो बी वापस आप पे फोर्स लगाएगी। अब इसमें क्या चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों फोर्स जो हैं वो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन कैसी होती है? तो अगर मैं चाहूं तो इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉड ऑफ एफ ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी ए। सही है? क्लियर है? यानी कि मॉड में ये दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम है, बट अलग क्या है? दोनों की डायरेक्शन। अब जहां पर क्वेश्चन एक बार आया हुआ है जिसमें कंफ्यूजन ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बॉडी जो है अभी इस सरफेस पे पड़ी है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन और एक नीचे लग रहा है 10 न्यूटन। क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ है? एक बॉडी है जो एक सरफेस पे पड़ी है, उस पे दो फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन ऊपर की ओर और 10 न्यूटन नीचे की ओर। तो क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ है या नहीं? क्यों? यहीं पर गलती होती है, ये थर्ड लॉ नहीं है। क्यों? रीजन बीइंग दोनों फोर्स इस बॉडी पे लग रहे हैं। दोनों फोर्स मैंने क्या बोला? इस बॉडी पे लग रहे हैं। तो हो सकता है इसमें कितने फोर्स लगे और दोनों बैलेंस हो रहे तो हो रहे हैं, बट ये थर्ड लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि एक एक्शन दूसरा भी एक्शन है। बात समझ रहे हो? जब हम एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोलता है कि एम इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है फ्लोर पे, तो फ्लोर भी कितना लगा रही है? तो एक्शन किस पे लगा? फ्लोर पे। रिएक्शन किस पे हुआ? उस बॉडी पे। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। दिस इज जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहां पर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। थर्ड लॉ समझते हैं कि अगर दो फोर्स बैलेंस हो रहे हैं तो वो थर्ड लॉ। नहीं, वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। तो नीचे एक नोट डाल के ये वाला पॉइंट लिख देना, क्योंकि बाकी तो आपको आता ही है। इसमें नोट में ये लिख देना, एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। ठीक है? क्रिया और प्रतिक्रिया एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। अच्छा, कोई एग्जांपल दे सकता है इसका न्यूटन थर्ड लॉ का? जैसे बंदूक चलाना, जब हम चलाते हैं तो धक्का लगता है। ठीक है, रिकॉइल जिसको बोलते हैं। हाँ, और कुएं से भरी हुई बाल्टी निकालना तो रस्सी बीच में टूट जाए तो हम पीछे की तरफ उतने ही वेग से जाते हैं। करेक्ट। और चलती बस का रुकना सबसे कॉमन, हाँ ये बिल्कुल सही है। चलती बस वाला तो नहीं, जैसे इसमें एक वो सबसे कॉमन है रॉकेट वाला, रॉकेट का उड़ना। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब रॉकेट ऊपर जाते हैं तो उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, तो बता सकता है? थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? रिएक्शन है। अब होता क्या है कि आपने मतलब सॉरी वो एक्शन है, मतलब जो आपने ग्राउंड पर फोर्स दिया। एग्जॉस्ट गैसें जो निकलती है ना रॉकेट में से, आपने देखो जो नॉर्मल रॉकेट दिवाली वाले भी होते हैं वो भी ऊपर कैसे जाते हैं? उसका रीजन है पीछे गैसेस जो होती हैं वो धक्का देती है एयर में, तो एयर उसको वापस धक्का देती है। जब हम स्विमिंग करते हैं, बोट चलाते हैं, आपने हमेशा किया होगा कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो हाथ को हमेशा पीछे ले जाते हैं ताकि ये पानी हमें आगे की तरफ पुश करे। जब बोट भी चलाते हैं तो जो हमारा जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको? चप्पू बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसको भी हम पीछे की तरफ मारते हैं, है ना, ताकि बोट हमारी कहाँ जाए? आगे की ओर। दिस इज ऑल्सो एक्शन रिएक्शन। अच्छा, अब कई लोग इसमें यह भी डाउट करते हैं कि सर एक्शन रिएक्शन हर जगह नहीं होता। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि अगर मैं दीवार को धक्का मार रहा हूं, मैं तो हिल ही नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर मैं दीवार को धक्का मार रहा हूं तो दीवार मुझे मारेगी, तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक मुझे पीछे जाना चाहिए, बट मैं पीछे क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्या एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि सर बराबर लगा रहे, जितना हम लगा रहे उतना ही दीवार लगा रही है आपको, तो मुझे पीछे जाना चाहिए ना। क्यों? अच्छा, वही सेम इंसान अब स्केटिंग पहन के करे, जैसे तूने भी लॉजिक दिया, दोनों सेम फोर्स लगा रहे, पीछे नहीं जा रहे। अब उसने स्केटिंग पहन के धक्का लगाया बहुत थोड़ा सा, तो सर टायर की वजह से, तो टायर अपना थोड़ी गए पीछे। नहीं, पहले क्या हुआ था कि आप पे वो दीवार धक्का लगा रही थी, बट वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आप नहीं हुए। आप धक्का बढ़ाते जाओ, आपको अगर फील नहीं होता ना, आपके धीरे धीरे पैर स्लिप होना स्टार्ट होंगे।
आप देखना, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर खड़े हो। अगर मिट्टी में खड़े हो तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, अगर आप पाउडर बिछा दोगे उस पर फर्श पे, है ना, एकदम उसको प्लेन कर दोगे तो आप स्लिप होना स्टार्ट हो जाओगे, भले आप दीवार को थोड़ा सा भी धक्का दोगे। उसका रीज़न क्या है, आपने फ्रिक्शन फोर्स को हटा दिया है। अगर आप पीछे नहीं हो रहे तो उसका रीज़न क्या है, फ्रिक्शन फोर्स आपको रोक रहा है। आप पीछे जा रहे हो बट फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोजिट मोशन करके आपको वहीं पर रोकने की कोशिश करता है। तो दिस इज द रीज़न कि हम दीवार को धक्का देते हैं बट हम पीछे नहीं जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल होता है कि आप बिना नीचे फोर्स लगाए जंप नहीं कर सकते। ऐसा कोई है जो जंप करके दिखा सकता है बिना नीचे फोर्स लगाए? 1000 रुपीज चैलेंज, मतलब बिना नीचे ऐसा फोर्स लगाए खड़े खड़े कूद के दिखा दे, पॉसिबल ही नहीं है। नीचे से आपको झुकना पड़ेगा थोड़ा सा। उसका क्या मतलब है, आप पहले पैरों से नीचे अपने आप को दबाते हो फिर आप ऊपर कूदते हो। सो ये बहुत सिंपल सा लॉ है और हर जगह ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन एक तो ये वाला ध्यान में रखना है, दोनों एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज पढ़नी है कि ये लॉ किस लॉ को फॉलो करता है। ये लॉ भी एक संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। कौन बताएगा? कौन सा? संरक्षण का नियम। हाँ, ये है हमारा संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है उसको ये फॉलो करता है, ठीक है। संवेग संरक्षण के नियम की पालना करता है, यानी कि कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे जाके हम मोमेंटम में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि मोमेंटम क्या होता है। बट अभी ये समझ लो कि जो मोमेंटम का संरक्षण है उसका कंजर्वेशन है, उसी के बेस पर ये लॉ हमने डिफाइन किया है। ये जो मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ ना, ये दोनों फोर्स इक्वल है, ये इसी लॉ से हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो इसमें पूछे जाते हैं, बाकी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं वो भी आप समझ गए हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी इंसान को थप्पड़ मारते हो, अगला वापस आपको घुमा के मारता है, तो क्या वो न्यूटन थर्ड लॉ है? अब तो अलग अलग बॉडीज है ना, क्यों नहीं है? थप्पड़ मारने उसका सर उधर जाता है, वो न्यूटन का है। कैसे? वो उसका मतलब उस पर दबाव हुआ तो अच्छा, यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ कहाँ लग रहा है? जब झापड़ मारते हैं उसका सर ऐसे जाता है, अपना हाथ की तरफ भी फोर्स लगता है। अरे वो तो चलो ठीक है, और क्यों अगर उसने गर्दन सीधी रखी फिर वो क्या, नहीं मैं तो मेरे को कुछ होता ही नहीं है। या एक्शन रिएक्शन भी है, आपने थप्पड़ उसके गाल पे मारा है तो गाल आप पे वापस फोर्स लगाएगा तो आपका हाथ लाल होता है, वो है एक्शन रिएक्शन। आपने फोर्स लगाया गाल पे, फिर गाल ने वापस फोर्स लगाया आपके हाथ पे। अब वो अलग बात है आप उसको दिखाते नहीं हो, फिर ऐसे ऐसे करते होगे, बाद में ऐसे करते होगे, बाकी हाथ तो लाल हो जाता है। ट्राई करके देख लेना, जैसे लकड़ी पर से मार के देखना, है ना, लकड़ी वापस आपको मारेगी, वो अलग बात है, उसको दर्द नहीं होगा, बट पॉइंट ये है कि आपके हाथ लाल हो जाएंगे। जब लड़ाई होती है तो जो मारता है उसको भी लगती है, होती है ना। वो अलग बात है कि वो अपने हिसाब से मार रहा है, वो डिफरेंट चीज़ है। आप उसको थप्पड़ मार रहे हो, वो वापस आपको मार रहा है, वो एक्शन रिएक्शन नहीं है, वो उसके ऊपर है। अब वो 2 भी मार सकता है, 3 भी मार सकता है, बट वो एक्शन रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन उसके हाथ पे जो लाल हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। चलो, बहुत हो गई बातें न्यूटन थर्ड लॉ की, इतना कोई इंपॉर्टेंट लॉ इतना है नहीं, बट जो चीज़ें मैंने बताई उसको ध्यान में रखना। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा स्टार्ट होता है टेक्निकल चीज़ें। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब हम यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स का थोड़ा सा हम बेसिक पहले नॉलेज वापस ले लेते हैं, बात नहीं। फोर्स यानी कि बल जो है, इसके हम बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। वैसे अभी हमने देखा था कि फोर्स F = ma होता है, बट और भी क्या क्या चीज़ें इससे लिंक करती हैं। सबसे पहले फोर्स जो होता है, इसकी हमें यूनिट ध्यान रखनी है और इसकी डायमेंशन। बात मत करो यार, यूनिट क्या होती है बताओ? फोर्स की ऐसे यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F = ma से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, CGS mLT -2 मतलब सॉरी डायमेंशन, CGS होता है डाइन। डाइन किसके बराबर होता है? ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन बनता है इन दोनों के बीच में, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, ठीक है। आप कैसे ही निकाल सकते हो यहाँ से, लगातार बोल रहा है फिर, ठीक है। देखो, केजी और यहाँ ग्राम, इसको आपको ग्राम में बदलोगे तो 10⁻³ आ गया। यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर है तो 10⁻² आ गया। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁵ तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और अगर उल्टा कर दे तो 1 डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है।
ध्यान रखना है कि डाइन जो है वो CGS यूनिट सिस्टम में आता है और न्यूटन हमारा SI यूनिट सिस्टम में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डायमेंशन की अगर बात करें तो M L T-2 कैसे निकाला, आप इसकी फंडामेंटल यूनिट से निकाल सकते हो। एक बार मास आ रहा है, एक बार लेंथ आ रहा है, टाइम 2 बार आ रहा है, बट वो नीचे है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई कि फोर्स की यूनिट और डायमेंशंस क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। वैसे फोर्स तो नेचर में 2 तरीके के ही होते हैं, पुश और पुल। अब हम जो डिफाइन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वो फोर्सेस की बात करेंगे जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर टोटल 4 फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है वेट, भार। सेकंड आता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्रिया बल, प्रतिक्रिया बल जो सतह से लगता है, सरफेस से लगता है। थर्ड पढ़ेंगे टेंशन फोर्स, अभी मैं लिखता हूँ, इसको हम बोलते हैं तनाव बल। और लास्ट पढ़ेंगे घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। वैसे तो बहुत और तरीके के फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बट अभी हमें अपन ये पढ़ रहे हैं ना जिसमें अपन मोशंस की चीजें पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये 4 फोर्सेस के बारे में अभी हमें बात करनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अब थोड़ा सा स्टार्ट होगा अपना टेक्निकल काम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब यहाँ पर हम टोटल 4 तरीके के फोर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे वेट। वेट जिसको हम भार बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, धरती के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम भार बोलते हैं, वेट बोलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। इसको डिनोट करते हैं W से, ठीक है। गुरुत्वीय बल बोल सकते हैं इसको, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, अर्थ की बात सिर्फ हम करेंगे, हम और किसी प्लेनेट की नहीं करेंगे। अर्थ आप पे कितना फोर्स लगा रहा है उसी को हम वेट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड, जैसे मैंने बोला था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हिंदी में बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तीसरा देखो, इसमें अभी मैं तीनों को, सारे फोर्सेस को एक एक करके बताऊंगा। यह आता है हमारा टेंशन फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, तनाव, जिसको डिनोट किया जाता है T से। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन को या तो R से भी करते हैं या कैपिटल N से भी करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन किसी ने क्या लिया हुआ है, ठीक है। और फोर्थ आता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। वैसे फ्रिक्शन फोर्स का पूरा अलग चैप्टर है, बट हम यहाँ पर उसका एक बार इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल। अच्छा, घर्षण बल को कैसे लिखते हैं, स्मॉल f, ठीक है। ओके, तो कुल मिला के ये 4 फोर्सेस को हम थोड़ा सा डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, हम देखेंगे। पहले ये फोर्स क्या होता है, ये फोर्स लगता कब है, कंडीशंस क्या हैं। तीसरा, अगर इसका कोई फॉर्मूला है तो वो हम पढ़ेंगे। और चौथा ये है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसकी डायरेक्शन सरफेस के हिसाब से देखेंगे, अर्थ के हिसाब से देखेंगे, वो शॉर्ट में पढ़ेंगे। फिर एंड में मैं इन सबको एक साथ एक डायग्राम में बना के भी बताऊंगा कि कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है और डायरेक्शन क्या है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा, वेट। अच्छा, वेट कोई बता सकता है अपना वेट, कोई भी? अच्छा, ऐसा कोई जिसको मास और वेट में डिफरेंस नहीं पता? मास कितना है, वेट कितना है? मास मतलब कांस्टेंट है। अब तेरा बता ना, मेरा तो सबका अलग अलग होगा। 54 है। क्या मास या वेट? वेट 54 वेट केजी। केजी। और मास? मास पता नहीं। और G तेरा भार और द्रव्यमान में कुछ फर्क है? वो G से भाग दे देंगे उसको। तू अपना बता, मास तो वो है जो ग्रेविटी लगा रही है। तेरे पूछ लेंगे। नहीं, 56 है तो कितना है? कितना है वेट? 56 केजी। और मास डिवाइड करने का। कर ले, 10 से कर ले जी, 10 ले ले। 5.6 तेरा द्रव्यमान है। ओके, कोई इनकी बात से सहमत है या कोई इसके अलग, इन्होंने सही बोला है या गलत बोला है? गलत। हाँ, बताओ। आपने गलत बोला है। सर, मास 54 केजी और वेट जो है वो 540 न्यूटन। सही, करेक्ट। अभी तो मैंने आपको बोला वेट क्या है, फोर्स है ना, और खुद ही अभी केजी में बता रहे हो। अभी जस्ट बोला है कि ये वेट क्या है, फोर्स है। ये वो फोर्स है जो अर्थ लगाती है आप पे। तो पहली चीज तो यूनिट ही गलत बोल दी। अब यहाँ पर डाउट क्यों होता है, हम वेट जो वर्ड है बाहर भी यूज करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में वेट वेट बोलते हैं, बट वहाँ के लिए और यहाँ में बहुत फर्क है। बाहर वालों के लिए जो वेट है वो असल में फिजिक्स में मास होता है,
क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है, केजी। आपको ही पता है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बोलते हैं कार है जिसका मास इतना है, एक बॉडी जिसका मास, कभी सुना है कि कार जिसका वेट इतना है? कभी नहीं देते, कभी भी वो मास देते, हमेशा क्या देते हैं, मास। तो एक चीज तो क्लियर है, मास केजी में नापते हैं, तो आप अगर किसी को केजी में बता रहे हो तो वो आपका क्या है, मास है, ठीक है। वेट होता है फोर्स, वो फोर्स जो अर्थ आप पे लगा रही है। तो अभी उसी की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो वेट किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। अच्छा, इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। कैसे आया, फोर्स का फॉर्मूला m है। अब यहाँ पर बस a फिक्स हो जाता है, अर्थ जो आप पे लगाती है एक्सेलरेशन वो फिक्स है, g कितना होता है 9.8 या फिर 10। तो आपका जो भी मास है उसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वेट निकल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई 54 केजी का है तो उस पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, 540 न्यूटन। बट ये बाहर जाके मत समझाना, वो समझेंगे नहीं, किसी और को, नॉन टेक्निकल इंसान को समझाओगे कि यार कि मेरा वेट 540 है न्यूटन, तो पहले तो हंसेगा, 540 किसे कहते हैं, बिग शो है क्या है, हल्के क्या, तो वो बात नहीं है। तो उनको मत समझाना, उनको तो आप ठीक है वेट चलने दो, बाहर चलने दो, बट फिजिक्स में जब बात करते हो तो बहुत अलग है, फर्क है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया कि ये वेट जो है ये क्या है, mg। अच्छा, ये कौन लगाता है, अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ओके। तो पहला हमने क्या कर दिया कि ये फॉर्मूला इसका ये है, और ये किसके द्वारा लग रहा है, अर्थ के द्वारा। अब जो थर्ड चीज मैंने आपको बताई थी कि कंडीशन क्या है इसके लगने की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, m और g। m सब बॉडी का अलग अलग होता है, सेम होता है, सेम। क्या बात कर रहे हैं, अरे मतलब रहता तो सेम है। m सबका सेम कैसे होता है, अरे मतलब एक बॉडी का सेम होता है, जी नहीं सब बॉडीज का अलग अलग रहता है, हाँ। g सबके लिए अभी वैसे वो भी फिक्स नहीं होता है, अर्थ की सरफेस अपन लेके चल रहे हैं तो वो भी सबका फिक्स है। तो देखा जाए तो इसका तो मतलब ही नहीं है, m का हमें देखना है। तो m तो हर बॉडी के पास है, ऐसी कोई बॉडी जिसका मास नहीं है, इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास भी मास है। तो सबके ऊपर ये फोर्स लगेगा ही लगेगा, लगेगा, क्योंकि हर बॉडी के पास मास है। बस वो चीज है कि किसी पे ज्यादा लगेगा, किसी पे कम लगेगा, ठीक है। बट कंडीशन यहाँ पर क्या कहती है कि ये फोर्स हर कंडीशन में लगता है, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी, भले उसको तार से लटका लो, पानी में डाल दो, हवा में लटका दो, दीवार से चिपका दो, कहीं पर भी उसको कैसे भी रखते हो तो ये वाला फोर्स तो हमेशा लगेगा। तो कंडीशन जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे, इट अप्लाइज इन ऑल कंडीशन। ऑल कंडीशन का मतलब है कोई भी कंडीशन खाली नहीं जाएगी, हर चीज में ये फोर्स तो आपको लगाना ही लगाना है, भले वहां पर मेंशन है कि नहीं है, हर परिस्थिति में ये बल लगता है, ठीक है। हर परिस्थिति, कोई भी कंडीशन में आपको डायग्राम दिया होगा, आपको ये वाला फोर्स लगाना ही है, ठीक है, ओके। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं, n इक्वल्स टू mg। कईयों को याद होगा, पता नहीं, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि n भी mg के बराबर होता है। कि आगे सेकंड जो हम फोर्स पढ़ेंगे वो mg के बराबर नहीं है, n उस समय वेट के बराबर हो जाता है, और वेट क्या होता है, mg, ठीक है। उसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। फॉर्मूला सिर्फ ये किसका होता है, वेट का, ठीक है। अब यहाँ से सुनना, जो फोर्थ पॉइंट आता है डायरेक्शन का। कोई बता सकता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स द अर्थ, बट सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है हमेशा। अभी मैं आपको कुछ 4 डायग्राम दिखाऊंगा, चारों डायग्राम में ये फोर्स की मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा। पहले आप लिख लो, डायरेक्शन जो होती है टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, धरती के केंद्र की तरफ होती है। कहां होती है, धरती के केंद्र की तरफ। अब ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करती, सरफेस का मतलब है सतह। अभी ये सतह ऐसी है, इस पे ये पेन पड़ा है, अभी ये सतह ऐसी और इस पे पेन पड़ा है, सरफेस पे ऐसे पड़ा है। दोनों कंडीशन में सरफेस का एंगल चेंज हो गया तो उससे कुछ फर्क नहीं इसको पड़ता। अभी लटका दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अर्थ के सेंटर की तरफ। मैं आपको यहाँ पर 4 एग्जाम्पल देता हूँ अलग अलग। पहला केस सबसे सिंपल, एक स्ट्रेट सरफेस पे एक बॉडी है, तो इसका कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सरफेस के 90 डिग्री लगा है, इस कंडीशन में लगा है, हर बार नहीं लगेगा, है ना। सेकंड कंडीशन, इस तरीके से सरफेस है और यहाँ पर ब्लॉक पड़ा है। अब आपको क्या लगेगा कि ये सरफेस है, तो आप इसको ऐसे बना दोगे, जो गलत है। ये ऐसे नहीं बनेगा, हमेशा ये नीचे की तरफ ही बनेगा। अच्छा, थर्ड कंडीशन देखते हैं। एक दीवार पे मैंने एक ब्लॉक को ऐसे चिपका दिया, ऐसे दीवार पे चिपका दिया, अब इस पे भी ये फोर्स लग रहा है। बट अगर आपने यहाँ पर लॉजिक को गलत समझ लिया तो आप हर जगह गलत बनाओगे। अभी भी ये कहाँ लगेगा। फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं, साइड में एक वॉल पे मैंने ऐसे चिपका दिया, तो आप देख सकते हो हर जगह डायरेक्शन सेम है।
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सरफेस कैसा है, कैसे इंक्लाइंड है, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जाके जब हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो उसमें हमें ये फोर्स बनाना पड़ेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप एक्सिस ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सेंटर के हिसाब से देखना है। बेसिकली सेंटर तो आपको क्या मिलेगा, बस आपको सीधा उसको बनाना है हमेशा। सरफेस कैसे भी हो उससे कुछ फर्क उसको नहीं पड़ता। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा फोर्स हो गया, पहला वेट। 3 पॉइंट इसका फॉर्मूला है W = mg। ये हर कंडीशन में लगता है और इसकी डायरेक्शन धरती के सेंटर की तरफ होती है। ठीक है? हाँ, क्या फर्स्ट केस और सेकंड केस में सेम फोर्स लगेगा? फोर्स सेम मतलब अगर दोनों एम हो मास के तो नहीं, अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात बाद में करेंगे। सामने उसके फोर्स कौन सा है उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है? अभी बस ये समझना है डायरेक्शन इसकी कहाँ होती है। क्लियर है? सर वो अबार था ना 56 kg, हाँ हाँ हाँ। उसमें भार कौन सा है द्रव्यमान? जो तू केजी में कह रहा है ना, हाँ वो तेरा द्रव्यमान है। सर वो द्रव्यमान नहीं होगा, भार होगा ना। कैसे प्रति पर कोई भी उसमें जी इंक्लूड होगा। कैसे? तो 56 kg में जी क्या है वाले ये बता। जी तो वो है ना गुरुत्वाकर्षण त्वरण, तो तेरे को धरती अपनी तरफ खींच रही है, पर वो भारी होगा ना, तो द्रव्यमान भार न्यूटन में होगा ना। तो 56 भार- न्यूटन का ये कह रहा है। 56 जो केजी है ना, हाँ। वो तेरा मास है। मास तेरे वो को नहीं। धरती खींच रही है अपनी मास तो तरफ। होगा 5 पॉइंट से। तुझे कंफ्यूजन हुआ है। मास तो खुद ही, जो बताती है ना वो अपन हाँ, वेट मशीन वाला लॉजिक समझा देता हूँ। वेट मशीन आप कहते हो कि सर वो केजी दिखा रहा है, फोर्स को केजी अब असल में वो वेट मशीन है, वो वेट नापती है, द्रव्यमान नहीं नापती है वो। आपने देखा वेट मशीन को हम दबाते हैं, आप वेट मशीन पे खड़े होते हो तो वेट दबती है ना। आप वो असल में वो देख रहे हैं कि आपको धरती कितने बल से खींच रही है। तो जितना आप उसको दबाओगे ना वो बल ढूंढ रही है, फिर वो बाद में क्या करती है, उसको 10 से डिवाइड कर देती है। पर आपको रीडिंग वो किस में दिखाती है, केजी में। मास में। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर एक इंसान की रीडिंग उस पर आ रही है 60 kg, तो उस पर धरती कितना बल लगा रहा है, 60 न्यूटन। कितना लगा रहा है? 600 न्यूटन। 600, सॉरी, हाँ 600 न्यूटन। अब मैंने वही वेट मशीन मून पे ले गया, कहाँ ले गया? अब मुझे बताओ उस पर रीडिंग कितनी आएगी, सोच समझ के बताना। कम आएंगे। जब धरती पर मैंने वेट मशीन पे नापा, रीडिंग आई 60 kg, रीडिंग की बात कर रहा हूँ। जब इसको मैं कहां पर ले गया, मून पे, तो रीडिंग कितनी आएगी इस पे, 10 kg। अब आप मुझे ये थोड़ी बोलोगे कि सर मेरा द्रव्यमान कम हो गया। तेरा द्रव्यमान कम हो सकता है क्या, ये बता। मास कभी भी नहीं बदलता, हमेशा ध्यान रखना, मास नेवर चेंज। तो ये मास थोड़ी हो नहीं है ना, ये रीडिंग आई है, पर ये डिवाइड इसने किससे किया, उसको 10 से किया है ना, क्योंकि मशीन तो अपन ने धरती के हिसाब से बनाई थी। हमें पता है ना वहां का जी कितना है। जो धरती पे तेरा वेट है उसका डिवाइड बाय 6 कर दे, उतना फोर्स तेरे पे मून लगाएगा। मशीन उस हिसाब से तेरे मास पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तेरा मास वही है, तेरे बॉडी का स्ट्रक्चर वही है। हाथ पतले तो नहीं हो रहे ना, पैर पतले नहीं हो रहे, बट हम तो भी हल्का फील कर रहे हैं। तो एक चीज बता, तेरे को कोई 600 न्यूटन से लगातार खींच रहा है और एक तेरे को 100 न्यूटन से लगातार खींच रहा है, किस में चलना आसान है, किसके विरुद्ध चलना आसान है? तो वही सेम उधर हो रहा है। अर्थ पे एक 10 किलो का जो बच्चा है, उसको जो फीलिंग हो रही है ना चलने की और करने की, घूमने की, कूदने की, वो सेम फीलिंग तेरे को कहाँ आएगी, उस मून पे आएगी, जो 60 kg का इंसान है। तो हमें यहाँ पर डाउट ये रहता है कि इंसान का मास कम हो गया क्योंकि रीडिंग आ रही है 10 kg, बट असल में वो मास कम नहीं हुआ है, वो फोर्स कम हुआ है, बट वो शो हमें क्या करता है, kg। क्लियर है? ये बहुत बड़ा एक डाउट रहता है। तो खुद सोचना, तो खुद kg कह रहा है, 5.2 kg कैसे होगा तू? यूनिट का भी ध्यान रखना, यूनिट तो खुद kg अगर बोल रहा है तो वो मास है, और अगर तूने न्यूटन बोल दिया तो वो फोर्स है। भार एक फोर्स है जो कौन लगा रहा है, अर्थ तुम पे लगा रही है। और अर्थ ने बहुत सिंपल सा रूल रखा हुआ है, जिसका जितना मास उतना मैं फोर्स लगाऊंगा। जो ज़्यादा द्रव्यमान वाला है ज़्यादा फोर्स लगेगा, जो कम द्रव्यमान वाला है उस पर कम फोर्स लगेगा। क्लियर है? समझ में आ गई? चलो बाकी चीज़ें अपन अब कल करते हैं, टाइम हो गया? ओके चलो बाकी कल करते हैं दूसरा वन, ठीक है? तो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।